हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर करंट अफेयर सेशन ऑफ हेलो स्कॉलर। इस वीडियो में हम जानेंगे 5 नवंबर के करंट अफेयर्स। अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। विच बॉडी और ऑर्गेनाइजेशन हैज़ टॉप्ड ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, कंज्यूमर कोर्ट, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, द नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि ग्रीवियंस रिड्रेसल इंडेक्स में कौन से बॉडी या ऑर्गेनाइजेशन की रैंक है फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट रैंक किसकी है, कौन सी बॉडी ने टॉप किया है। तो बच्चों, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम UIDAI भी कहते हैं, उसने इस इंडेक्स में टॉप किया है। और ना केवल अक्टूबर बट अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तीनों ही महीने में इसकी रैंक रही है फर्स्ट रैंक। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस इंडेक्स को पब्लिश करता है डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवियंसेस, और इस इंडेक्स को मंथली पब्लिश किया जाता है, यानी कि हर महीने ये इंडेक्स जो है वो रिलीज़ किया जाता है। UDI ने आधार मित्र, बहुत सारे हमारे मित्र होते हैं ना जो हमारी सहायता करते हैं, तो एक आधार मित्र भी इन्होंने लॉन्च किया है। आधार मित्र पे क्या होगा, जैसे कि अगर हमें अपना एनरोलमेंट करना है, कुछ अपडेट करवाना है, और हमें आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर हमें एनरोल करना है, तो फिर ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें आधार मित्र प्रोवाइड करेगा। जैसे कि अगर हमने एप्लीकेशन किया, अगर हमने अप्लाई किया है कहीं पे आधार कार्ड के लिए, तो फिर हमारा एप्लीकेशन का क्या स्टेटस है। जैसे कि हम अपना ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, तब जब हम ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो हम अपना ऑर्डर ट्रैक कर सकते हैं, वैसे ही हम अपना एप्लीकेशन भी इस ऐप के थ्रू ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, Who has been elected as the new Prime Minister of Israel on November 4? Benjamin Netanyahu, Yair Lapid, Naftali Bennett, Benjamin Gantz। तो बच्चों, कौन बने हैं प्राइम मिनिस्टर इजराइल के? नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बेंजामिन नेतन्याहू। तो इन्होंने अभी जो जनरल इलेक्शंस हुए थे ना, जनरल इलेक्शन में इन्होंने दोबारा से जीत हासिल कर ली है। बहुत बार ये इजराइल के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं और दोबारा से फिर से ये प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मिशन के ऊपर है। किसके ऊपर है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। ठीक है, ये है मिशन। अब क्वेश्चन क्या है, by completing all the 48 projects planned under SPMRM, which cluster has become the first cluster to do so? यानी कि कौन से क्लस्टर ने सबसे पहले सारे के सारे 48 प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। अलूर इन आंध्र प्रदेश, एबक क्लस्टर इन मिजोरम, सोरेंग क्लस्टर इन सिक्किम, कोहिमा सादर इन नागालैंड। ये 4 क्लस्टर्स हैं। अच्छा, क्लस्टर्स में डिवाइड करने का क्या फ़ायदा होता है ना, जैसे छोटा से अगर हम विलेजेस लेते हैं ना तो बहुत छोटे यूनिट हो जाती है, बट अगर हम बहुत सारे विलेज का एक क्लस्टर बना देते हैं तो एक क्लस्टर बनाने से क्या होता है कि मीडियम जोग्राफिकल एरिया आता है, नॉट वेरी लार्ज एंड नॉट वेरी स्मॉल, तो उसका डेवलपमेंट करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है और इफ़ेक्टिवली भी हो सकता है। अगर हम बहुत बड़ा एरिया ले लेते हैं, उसको डेवलप करने में बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होगा और एनर्जी भी वेस्ट होगी और रिसोर्सेज भी वेस्ट होंगे, राइट। बट अगर हम क्लस्टर्स में डिवाइड कर लेंगे तो फिर वो जो डेवलपमेंट है वो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए, सो ऑप्शन नंबर 2 विच सेज एबक क्लस्टर इन मिजोरम, इसको ये जो क्लस्टर है इसने सबसे पहले प्रोजेक्ट जो है 48 प्रोजेक्ट्स उसको इम्प्लीमेंट कर पूरा कर लिया है। अब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है इस मिशन का? ये मिशन जो है वो क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो क्लस्टर्स ऑफ विलेज हैं उनका डेवलपमेंट हो सके। बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है मिशन का वो यही है। ठीक है, अब क्लस्टर्स को कैसे डेवलप किया जाएगा? क्लस्टर्स को डेवलप किया जाएगा जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, जैसे रोड्स, फुटपाथ, ड्रेन, वाटर सप्लाई, कार पार्किंग, सोशल इंफॉर्मेशन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कम्युनिटी हॉल्स, ये सारी चीज़ें डेवलप करेंगे तो फिर वो अर्बन जो रूरल एरिया है वो भी डेवलप हो जाएगा।
बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि आप उसके जो बेसिक नेचर है ना एक गांव का, आप उसे टच नहीं करोगे, उसे डिस्टर्ब नहीं करोगे, बट वहाँ पर डेवलपमेंट लेकर आओगे और जो लाइवलीहुड एक्टिविटीज़ हैं यानी कि जिनसे लोग पैसे कमाते हैं, अपने दिनचर्या चलाते हैं, उन सारी एक्टिविटीज़ को भी हम डेवलप करेंगे ताकि जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी लोकल पॉपुलेशन का अच्छा हो जाए और इकोनॉमिक वेल बीइंग क्रिएट हो। ठीक है, समझ में आ गया बच्चों कि ये बेसिकली ये जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी SPM रूरल आर अर्बन मिशन क्या है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द अटल इनोवेशन मिशन AIM इज़ अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव सेटअप बाय, यानी कि जो एम है अटल इनोवेशन मिशन, ये इनिशिएटिव किसने सेटअप किया है, कौन से मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन है, किसके अंडर ये आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, नीति आयोग या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। बहुत सारे बच्चे सोचेंगे मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड लेबर, बट नहीं, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट विच सेज नीति आयोग। ये इनिशिएटिव जो है वो नीति आयोग का इनिशिएटिव है। नीति आयोग को एक और नाम से जाना जाता है थिंक टैंक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि थिंक टैंक किसे कहा जाता है, एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है, तो नीति आयोग को कहा जाता है थिंक टैंक। अब इस जो मिशन है, ये इनिशिएटिव है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका एम क्या है, हम बोलेंगे एम का एम है कि वो ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड कर सके जहाँ पर इनोवेशन प्लस एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिल सके, यानी कि इनोवेशन भी और एंटरप्रेन्योरशिप को स्पेस मिले और उसको बढ़ावा मिले। अब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा तो क्या होगा, बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स, ऐसे बिजनेस स्टार्टअप्स जो हैं वो सामने आते हैं विच लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, जो कि हमारे कंट्री की डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। इसीलिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। हर एक लेवल पे जो है वो डेवलपमेंट होना चाहिए, प्रमोशन होना चाहिए, स्कूल के लेवल पे हो, चाहे यूनिवर्सिटी के लेवल हो, चाहे एक कोई रिसर्च इंस्टीट्यूशन हो, चाहे कोई MSME हो या फिर कोई बड़ी इंडस्ट्री हो। तो हर एक लेवल पर इकोसिस्टम ऐसा हो जहाँ पर इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोशन मिले, प्रमोट किया जाए। क्योंकि हमने इस साल 75th इंडिपेंडेंस डे जो सेलिब्रेट किया है, उस वजह से इन्होंने एक 4th एडिशन जो है वो कॉफ़ी टेबल बुक का रिलीज़ किया है, जिसमें कि उन्होंने, दिस इज़ द 4th एडिशन, इससे पहले 3 एडिशन पब्लिश हो चुके हैं, तो जो उन्होंने 4th एडिशन में 75 सक्सेसफुल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का नाम रखा है, उसको फीचर किया है, यानी कि 75 ऐसी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जिन्होंने कि कोई ना कोई स्टार्टअप शुरू किया है एंड इट हैज़ गॉन वे फार। ठीक है, वहाँ पर आपको नाम मिलेगा इनका। इंटरनेट पे भी बुक अवेलेबल है, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आपको ये बुक मिल जाएगी। वहाँ पर आप पढ़ सकते हो कि कौन से ऐसे 75 वुमेन्स हैं जिनको इस बुक में फ़ीचर किया गया है। उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन सी वुमेन ने कौन कौन से एंटरप्रेन्योर्स या फिर आप स्टार्टअप को स्टार्ट किया, उनकी पोजीशन क्या है और वो स्टार्टअप कैसे डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है इंडिया की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका स्पोर्ट्स से, ठीक है, विच इज़ इम्पॉर्टेंट। एशियन स्क्वैश टीम चैम्पियनशिप वॉज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ये जो स्क्वैश टीम चैम्पियनशिप है कौन सी कंट्री में हुई थी, जापान, साउथ कोरिया, चाइना या फिर इंडिया। तो बच्चों ये जो चैम्पियनशिप है ना, ये हेल्ड कराई गई थी साउथ कोरिया में। ठीक है, साउथ कोरिया क्या है, इसका वेन्यू था। ठीक है, लेकिन इसको जीता किसने है, अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, इसको जीता है इंडियन टीम ने। ठीक है, और अब ये चैम्पियनशिप क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, स्क्वैश चैम्पियनशिप इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अभी तक का इंडिया ने कभी भी कोई भी गोल्ड मेडल नहीं जीता था, लेकिन अब इस चैम्पियनशिप में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया का पहला गोल्ड मेडल स्क्वैश में, ठीक है, वो इंडिया ने जीता है। और इसको जिताया किसने है, सौरव घोषाल, रमित टंडन, इन्होंने फाइनल डबल्स को जीतकर किसको हराया, कुवैत को हराया। तो यानी कि फर्स्ट रैंक किसकी हो गई, इंडिया की, और सेकंड रैंक हो गई, सेकंड जो रनर अप कह सकते हैं हम, रनर अप हो गए कुवैत। ठीक है, कभी कभी बुक में कभी कभी एग्जाम में रनर अप भी पूछ लिया जाता है, बट बट द विनर इज इंडियन टीम। इंडिया ने सबसे पहली बार इस चैम्पियनशिप में अपना गोल्ड मेडल आज तक का जीता है।
ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनामी अवेयरनेस। वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 4 नवंबर, 5 नवंबर, 6 नवंबर या 7 नवंबर। सुनामी अवेयरनेस डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं बच्चों? हम सेलिब्रेट करते हैं 5 नवंबर को, यानी आज के दिन। सुनामी अवेयरनेस डे में क्या होता है, सुनामीज़ क्या होती हैं, जो भी स्टॉर्म समुंदर में आते हैं उसको हम सुनामी कहते हैं। सुनामी किस वजह से आती है? जो अर्थ होती है उसके अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से कोई अर्थक्वेक अकर हो गया, या फिर कोई वॉल्केनिक इरप्शन अकर हो गया, या फिर कोई लैंडस्लाइड होगी। सबमरीन लैंडस्लाइड का मतलब होता है कि ओशन का जो बेड होता है वहाँ पर कोई लैंडस्लाइड हो गई, या फिर कोई कोस्टल रॉक जो है वो गिर गई। बहुत बड़ी रॉक, छोटे मोटे रॉक से नहीं होता, बहुत बड़ी रॉक जो है वो गिर जाती हैं, तो उसकी वजह से सुनामी जनरेट हो सकती है। अब सुनामी को लोग बहुत ज़्यादा प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, कि आप ये नहीं कह सकते कि इस डेट को सुनामी आएगी। जो नेचुरल कलामिटीज़ होती हैं दे आर अनप्रिडिक्टेबल, नेचुरल डिज़ास्टर्स आर अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है। बट वो अकर होने से पहले ज़रूर सिम्टम्स शो करते हैं। अकर होने से पहले आपको ज़रूर ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ तो होने वाला है। जैसे अगर फ्लड, बारिश आएगी तब फ्लड आ जाएगा, है ना, ज़्यादा बारिश आएगी तो पता चल जाएगा कि फ्लड आ रहा है। सुनामी जब आती है तो सुनामी आती है तो उसकी जो वेव्स होते हैं ना, जैसे ये सी लेवल है, ये बीच है मान लो, तो वेव्स ना मतलब समुंदर की डायरेक्शन की तरफ ज़्यादा जाती है। वेव्स जो है वो स्टार्टिंग में बहुत छोटी हो जाती हैं, फिर बाद में एक बहुत बड़ी सी वेव आएगी, फिर बाद में सुनामी आती है। तो एक बहुत छोटा सा इंसिडेंस जो है वो यूट्यूब में भी बहुत फेमस हुआ था कि एक छोटी सी बच्ची थी, उसने सुनामी के बारे में पहले पढ़ा था ज्योग्राफी की क्लास में, 2-4 दिन पहले ही पढ़ा था। तो उसने देखा, उसने ऑब्ज़र्व किया कि सी का जो वाटर है ना, वो सी वेव्स जो हैं वो पीछे की तरफ ज़्यादा हो रही हैं, बीच की तरफ नहीं आ रही हैं उतनी ज़्यादा। तो उसने बोला, उसने बता दिया, और उसने फिर अथॉरिटीज़ को भी इन्फॉर्म कर दिया, बीच अथॉरिटीज़ को, कि यहाँ पर मुझे लग रहा है, मैंने पढ़ा है और मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सुनामी आने वाली है। तो उन्होंने पूरे बीच को खाली करा दिया। तो वो उस टाइम पे बहुत मेजर सुनामीज़ आई थी। आई कैन नॉट रिकॉल द कंट्री एंड आई कैन नॉट रिकॉल द ईयर, बट ऐसा इंसिडेंस हुआ था, बहुत फेमस है, यूट्यूब पे भी इसकी वीडियोस मिल जाएंगी। तो फिर वो इकलौता एक ऐसा बीच था जहाँ पे सुनामी की वजह से कोई भी डेथ नहीं हुई थी। अदरवाइज़ उस सुनामी से बहुत ज़्यादा मास डिस्ट्रक्शन हो गया था, बहुत सारे लोग जो है वो मर गए थे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अवेयरनेस रहेगी ना, इसीलिए डेज़ जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 2015 में ये डिसाइड किया गया था यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा कि हम 5 नवंबर को वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जो है वो सेलिब्रेट किया करेंगे। जो भी अवेयरनेस डेज़ होते हैं इनसे क्या होता है, एटलीस्ट उस दिन हम एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करते हैं। जब हम एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाते हैं तो उसके बारे में ऑब्वियस ही बात है कि हम इन्फॉर्मेशन भी गेन करते हैं, और इन्फॉर्मेशन हमेशा कभी ना कभी ज़रूर काम आती है ना, कभी भी वेस्ट नहीं जाती, हम बोलते हैं। इसी वजह से डेज़ जो हैं वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। इन सब पे बात तो ऑब्वियस ही बात है, हर एक चीज़ का कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, फर्म्स होती हैं जो उस पर्टिकुलर चीज़ पे काम कर रही होती हैं। बट डे सेलिब्रेट करने से क्या होता है कि एटलीस्ट उस दिन पूरा इंटरनेशनल डेज़ होते हैं या फिर नेशनल डेज़ है, तो पूरा एक देश या पूरा जो दुनिया है वो सब मिलकर उस डे को मनाते हैं, उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, कमिंग बैक टू दिस, सुनामी का बेसिक मतलब क्या होता है? सुनामी एक जापानीज़ वर्ड है। सू का मतलब होता है हार्बर, और नामी का मतलब होता है वेव। तो सुनामी हम बोल देते हैं, तो अंडर वाटर डिस्टर्बेंस की वजह से सुनामीज़ जो है वो क्रिएट होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Who has been appointed as the new CEO of Energy Efficiency Service Limited, EESL? किसको अपॉइंट किया गया है एज द न्यू CEO ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड? विशाल कपूर, प्रशांत कुमार, विजय चंदोक, दिनेश कुमार खारा। बताइए। तो बच्चों अपॉइंट किया गया है विशाल कपूर को। विशाल कपूर को एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का CEO चूज़ किया गया है। और यहाँ पे ऑप्शन ये गलत लिख रखा है, ऑप्शन इज़ 1, विशाल कपूर इज़ करेक्ट। अच्छा, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड का क्या काम है? ये बेसिकली वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उजाला स्कीम थी ना, उसको इस ऑर्गेनाइजेशन ने इम्प्लीमेंट किया था। उजाला स्कीम क्या थी बच्चों? उजाला स्कीम थी इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमेस्टिक एफिशिएंसी लाइट प्रोग्राम, DELP बोलते हैं, या फिर हम इसको उजाला भी कहते हैं। इस स्कीम में क्या हुआ था, पहले आपने देखा होगा कि एक येलो से बल्ब जो होते थे वो हम यूज़ करते थे। वो जो हमारी अर्थ है ना,
उसके लिए भी हार्मफुल थे, प्लस हमारे लिए भी हार्मफुल थे, हमें भी उससे काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें, ह्यूमंस को भी दिक्कतें हो सकती थी। इसलिए फिर कॉन्सेप्ट लेकर आया एलईडी के बारे में। एलईडी की जो लाइट्स होती हैं, दे कंज्यूम लेस एनर्जी एंड दे गिव मोर लाइट। तो इस वजह से एलईडी को अपनाया गया। और एलईडी का जो रिटेल प्राइस था ना, बहुत एक्सपेंसिव था। एलईडी का रिटेल प्राइस लगभग 350 से लेकर 350 रुपये पर बल्ब होता था। बट इस स्कीम में इन्होंने क्या किया, 3 साल के अंडर ही इसका जो प्राइस है वो 70 to 80 रुपीज़ पर बल्ब लेकर वो आ गए। ये स्कीम कब लॉन्च करी गई थी बच्चों? ये स्कीम जो है वो लॉन्च करी गई थी 2015 में, ठीक है, 5 जनवरी 2015 में, ताकि जो कंज्यूमर्स हैं उनको, जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनको जो एलईडी है वो सस्ते प्राइजेस में मिल सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और जो उजाला स्कीम है ना, इट वाज सक्सेसफुल ऑल्सो। नाउ दीज आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ उजाला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अगर आप कभी जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर आता है स्कीम के ऊपर या फिर डेवलपमेंट के ऊपर, क्योंकि लाइट पोल्यूशन जो है वो अभी न्यूज़ में था, लाइट पोल्यूशन, तो उसमें मतलब चांसेस है कि क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द फीचर्स ऑफ द प्रोग्राम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? Which among the following has recently been declared as new monument of Rajasthan state by PM नरेंद्र मोदी? हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक मॉन्यूमेंट को, मतलब एक जो मॉन्यूमेंट है उसको नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो वो कौन सा है, मतलब न्यू मॉन्यूमेंट किसको बनाया गया राजस्थान के अंदर? मनगढ़ धाम, नाहरगढ़। गढ़ का मतलब आप समझ लो, गढ़ जो होता है ना, आप कहीं पे भी देखोगे ना, गढ़ का मतलब होता है हिंदी में फोर्ट, ठीक है, किला। मनगढ़, नाहरगढ़, साई धाम सिटी पैलेस जयपुर। जयपुर पैलेस के बारे में तो आपने सुना ही होगा ना, पैलेस जयपुर है, जयपुर पैलेस भी, सॉरी इसको हम बोलते हैं सिटी पैलेस जयपुर, ठीक है, सिटी पैलेस जो कि जयपुर में है। तो जो अभी हाल ही में मॉन्यूमेंट बनाया गया है वो है मनगढ़ धाम। इसको मॉन्यूमेंट बनाया गया है। क्यों मॉन्यूमेंट बनाया गया बच्चों? क्योंकि इट इज़ रिलेटेड टू, मनगढ़ जो एक जगह है ना, इट इज़ रिलेटेड टू द फाइट ऑफ भिल ट्राइब, ठीक है। भिल ट्राइब राजस्थान, मध्य प्रदेश के आसपास के रीजन की ट्राइब है। तो भिल ट्राइब ने क्या किया था? दे फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। तो जब वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ रहे थे तो ब्रिटिशर्स ने क्या, वो साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे थे, मार्च कर रहे थे। फिर ब्रिटिशर्स ने क्या, दे ओपन फायर, और लगभग 1500 जो लोग हैं उनकी डेथ हो गई थी। 1500 लोग बहुत होते हैं, 1500 लोगों की डेथ हो गई थी। इसी वजह से इस मॉन्यूमेंट को एक न्यू मॉन्यूमेंट जो है वो नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच बैंक कंडक्टेड इंडियाज फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप? फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप का मतलब क्या हो गया बच्चों? फाइनेंशियल लिटरेसी यानी कि फाइनेंस के बारे में बताना, बैंकिंग के बारे में बताना, पैसे कैसे खर्च कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में ये कैंप जो है वो बताया करेगा। अब कौन सा बैंक है वो? पेटीएम पेमेंट बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट सिस्टम, पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा है? तो बच्चा इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो है ना, ये बैंक जो है इसका काम है आईपीपीबी। तो आईपीपीबी का काम है कि वो फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो प्रोवाइड करेगा थ्रू बोट्स। अच्छा देखो, बोट्स कहाँ पे यूज़ हो रही हैं? जहाँ पर कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब बीच में कोई रिवर है या कोई पॉन्ड है, तो जो गांव है ना वो कट जाते हैं, वहाँ पर डेवलपमेंट भी नहीं हो पाता। तो वहाँ पर उन एरियाज़ में जाकर, एक जब जो दूर दराज के एरिया है ना, वहाँ पर जाकर भी फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो लोगों तक पहुँचाई जाएगी। कहाँ पर है ये? दाल लेक ऑफ श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दाल लेक भी इंपॉर्टेंट रहती है। कहाँ पर है? श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पर सबसे पहले इन्होंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है कि हम बोट में क्या होगा, बोट में क्या होगा, यहाँ पे वुमेन्स होंगी। वुमेन्स क्या करेंगी? वुमेन्स जो है वो लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करेंगी। इस इनिशिएटिव को क्या बोला गया है? निवेशक दीदी। निवेशक का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर, राइट? इन्वेस्टर होता है।
तो इन्वेस्टर कौन होता है? जो निवेश कर रहा है। तो निवेशक दीदी क्या करेंगी? वे इट इज़ अगर आप इसकी थीम पढ़ोगे तो थीम क्या है? बाय द वुमेन फॉर द वुमेन इन श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, फाइनेंशियल लिटरेसी जो है वो औरतें प्रोवाइड करेंगी, औरतों को, वुमेन प्रोवाइड करेगी वुमेन को, ताकि श्रीनगर में फाइनेंशियल लिटरेसी आ सके। ठीक है, नाउ IPBP created a new legacy with the help of world's largest postal network. इन्होंने किसकी हेल्प करी? इंडिया किसकी हेल्प ली? जो पोस्टल नेटवर्क है उसकी हेल्प ली। जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, पोस्ट ऑफिस में बैंक्स भी होते हैं। ठीक है, तो कोई भी बैंक ऐसा बैंक नहीं है जो कि बहुत पूरे गांव में हो, लेकिन गांव में चिट्ठियां जाती हैं, है ना। तो जो पोस्टल सिस्टम है वो एकदम गांव तक है। तो उन्होंने जो पोस्टल नेटवर्क है उसकी हेल्प ली है, और उसकी हेल्प के द्वारा ये क्या करेंगे? फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो गैप है ना, लोग बहुत दूर रहते हैं उस तक, वहाँ तक स्कीम्स प्रोजेक्ट्स नहीं पहुँच पाते, लिटरेसी नहीं पहुँच पाती, बैंक्स नहीं पहुँच पाते, बट ये पोस्टल नेटवर्क को यूज़ करते हुए दूर दूर तक ये फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोवाइड करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ भारत पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड? BPCL के न्यू चेयरमैन कौन हैं? BPCL के न्यू चेयरमैन है VR कृष्ण गुप्ता, सुमन भिल्ला, डॉक्टर ऐश्वर्या बिस्वाल या फिर सुकुम कुमार जैन। तो बच्चों डॉक्टर VR कृष्ण गुप्ता जो है ना वो बने हैं BPCL के न्यू चेयरमैन। ठीक है, न्यू चेयरमैन का मतलब है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, CN MD दोनों। जो सुमन भिल्ला हैं वो हैं जनरल डायरेक्टर, ऐश्वर्या बिस्वाल है वो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एंड सुखमल कुमार जैन जो है वो है मार्केटिंग डायरेक्टर। ठीक है, कहाँ के? ये तीनों BPCL। ठीक है, BPCL क्या है? BPCL जो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, उसका क्या काम है? वो क्या करती है? वो एक ऑयल प्रोड्यूसर कंपनी है जो कि विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी ओन्ड बाय गवर्नमेंट। बहुत बड़ी कंपनी है ये, जो कि हम बोलते हैं ना, हम देखते हैं ना इंडियन ऑयल, BPCL, ये BPCL क्या करती है? ऑयल प्रोड्यूस करती है, फिर आगे कंपनीज़ को ऑयल जो है वो कंपनीज़ इससे ख़रीदती हैं, फिर आगे पेट्रोल पम्प्स में ऑयल जो है वो जाता है। सो ये दिस इज़ अ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट ओन्ड है। ठीक है, प्राइवेटली ओन्ड नहीं है, इट इज़ गवर्नमेंट ओन्ड। So that's all for this session. I hope you guys liked the session. Kindly like, share, comment and subscribe to our channel. Join our Telegram channel for the latest job vacancy updates, current affair PDFs and exam related content. If you have any feedback to give, you can give us in the comment section. Thank you everyone.